हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट था वो था 7 जनवरी 2024, राइट, जो कि अभी आज के डेट में ये ख़त्म हो चुका है। और इसका एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ामिनेशन डेट है, कब इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में होने वाले हैं, राइट। एंड सिंस आई हैव क्वालिफाइड बिहार स्टेट एग्ज़ाम, सो आई थॉट कि मेरे सब्जेक्ट का जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैं वो यहाँ पे कंप्लीट करा दूँ। एंड आई विश ये बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऊप्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में ये है कि क्या ऊप्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है। लेट मी क्लैरिफाई यू कि ऊप्स इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल, आर यू गेटिंग इट, मॉडल ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स rather than एक्शन एंड डेटा rather than लॉजिक। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ऊप्स, ये मॉडल है। मॉडल क्या होता है? ये एक स्टाइल है जिससे यूज़ करके हम क्या करते हैं कि कोडिंग को लिखते हैं। इट्स अ स्टाइल जिसे यूज़ करके, जिसे फॉलो करके हम कोडिंग को लिखते हैं, राइट। और ये ऑर्गेनाइज्ड है ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, ना कि एक्शन के अराउंड, डेटा के अराउंड ये ऑर्गेनाइज है, ना कि लॉजिक के अराउंड। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल एंटिटी की बात करता है। फिजिकल एंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने की बात करता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि पर्पस क्या था, क्यों हम लेके आए ऊप्स को, राइट। सो तो मेन पर्पस ये था ऊप्स लाने का कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को डील करना चाहते थे। किसके थ्रू? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को डील करना चाहते थे। एंड दिस वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऊप्स मॉडल, राइट। इसके जितने भी मॉडल्स हैं उसको हम फॉलो करके जब लैंग्वेज बनाएंगे तभी जाके हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स। बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स। सेवेंथ जो है वो यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर में लिख देती हूँ। सेवेंथ है इजी ट्रबल शूटिंग। सेवेंथ में यहाँ पे लिख देती हूँ इजी। मेरा फेस तो नहीं दिख रहा ना। ट्रबल शूटिंग मैं 1 बाय 1 करके सारे जो इसके पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बताती हूँ। फ्लैक्सिबिलिटी एंड द 9th वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहाँ लिखूँ यार, सो बैड हैंड राइटिंग, एनीवेज समझ जाना। तो अब मैं एक एक करके मैं सारे जो बेनिफिट्स हैं ना ऊप्स के वो बता देती हूँ। देखो, सबसे पहला बेनिफिट यही हुआ कि रीयूजेबिलिटी। कोड पहले से लिखा हुआ है उसको फिर से हम रीयूज़ कर देंगे तो डेवलपर का समय बच गया, है ना। ये सेकेंड हो गया डेटा रिडंडेंसी। देखो, वैसे तो डेटा रिडंडेंसी को अच्छा नहीं माना जाता है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा की डुप्लीकेसी, बट यहाँ पे जो डुप्लीकेसी होती है ना बहुत माइन्यूट लेवल पे होती है, इन अ गुड वे, डेटा रिडंडेंसी। फिर थर्ड आता है कोड का मेंटेनेंस। कोड ऑब्वियसली मेंटेन करना इजी होगा क्योंकि मॉड्यूल फॉर्म में बना रहे हैं, छोटे छोटे बना रहे हैं, तो उसमें एरर्स हैं तो उसको भी चेक करना इजी होगा ना। सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो रहेगा ही। सिक्योर है कोड, बनाया है उस ढंग से आप चेक भी करोगे कि इसमें कोई गलतियां तो नहीं है, सिक्योर है। डिज़ाइन बेनिफिट्स, जो डिमांड करेगा क्लाइंट कि हाँ भैया ऐसा डिज़ाइन कर दो, तो डिज़ाइन की भी बेनिफिट्स है, जल्दी से बना के दे देगा, बेटर प्रोडक्टिविटी। इजी ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि एरर को डिबग करना, मतलब उसमें गलतियां हैं उसको सुधारना, राइट। तो सिंस छोटे छोटे पार्ट्स में बने हुए हैं, और देखो एक आपका कोड है 100 लाइन का और एक है आपका बस 10 लाइन का, तो कौन से कोड में आपको एरर ढूंढना इजी होगा? ऑब्वियसली 10 लाइन वाले में इजी होगा ना। तो वही ये बोला गया है कि यहाँ पे इजी ट्रबल शूटिंग मतलब एरर को डिबग करना काफ़ी इजी है। मॉड्यूल्स में है ना छोटे छोटे, तो उसको इजी है।
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि यूज़ एनीवेयर, कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। एंड लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंस आई टोल्ड यू कि सॉफ्टवेयर हम किसी पर्पस के लिए बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया, कैलकुलेटर ऑब्वियसली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम कैलकुलेटर क्यों बनाते हैं, प्लस माइनस करने के लिए, तो एक प्रॉब्लम ही सॉल्व करवा रहे हैं ना। तो जिस पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर बना है वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ उप्स। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना वो कितने जनरेशन्स में डिवाइडेड है। तो 5 जनरेशन्स में डिवाइडेड है, 1 बाय 1 करके हम मतलब 5 जनरेशन्स देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ना लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ, वरना आपको बहुत ही समय लग जाएगा। ये जो लैंग्वेजेस हैं वो 5 जनरेशन्स में बांटे गए हैं, राइट। तो पहला जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में क्या आता है, मशीन लैंग्वेज आता है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 के फॉर्म में होती है, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सिम्बॉल्स के फॉर्म में होती है, इसको निमोनिक्स भी बोलते हैं, राइट। फिर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या आएगा, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रन, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लैंग्वेजेस होते हैं ना वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में होते हैं। इनको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और 2 जनरेशन लैंग्वेज है, मैं आगे बताती हूँ, इसमें अट नहीं पाया था। हाँ, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो हो गया वो पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मतलब जो भी डेटाबेस बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं ना वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आते हैं। फिर फिफ्थ में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया भी है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है कि जो भी एआई के लिए, रोबोट बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होता है वो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में आता है। वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो गई, मरकरी हो गई, OPS 5 हो गई, लिस्प हो गई, प्रोलॉग हो गई। जैसे कि अभी ChatGPT बना है, उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ करके बना होगा, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज़ करके बना होगा, राइट। और आपका अब एक काम है कि आप कमेंट में ChatGPT का फुल फॉर्म लिख दो। नाउ वी विल सी लिस्ट ऑफ उप्स लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11 लैंग्वेजेस जो हैं वो उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। एंड दीज आर जावा, पाइथन, C++, सी हैज़, जावास्क्रिप्ट, PHP, गो, रूबी, विजुअल बेसिक, साइमुला और स्मॉल टॉक। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा लैंग्वेज जो है वो पहला उप्स लैंग्वेज है, फर्स्ट उप्स लैंग्वेज। तो आंसर होगा साइमुला, जो कि 1967 में आया था। नाउ इस पे और भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या सी लैंग्वेज जो है वो उप्स लैंग्वेज है, एंड द आंसर इज़ नहीं, क्योंकि सी जो है वो उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है, बट C++ करता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कम टू द टॉपिक उप्स कॉन्सेप्ट, या फिर उसको उप्स के पिलर्स भी बोल सकते हैं। सो देयर आर 6 उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक एक करके हम 6 को पढ़ेंगे। पहला एब्स्ट्रैक्शन, सेकेंड इज पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड इज इनहेरिटेंस, फोर्थ इज ऑब्जेक्ट, फिफ्थ इज इनकैप्सुलेशन एंड द सिक्स्थ इज क्लास। सो इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक एक करके आपको पोस्टमार्टम करके बताती हूँ। 6 पिलर्स में से पहला पिलर को डिफाइन करते हैं उप्स के, राइट। पहला है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ डेटा फील्ड दैट हैज़ अ यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड अ बिहेवियर। ऐसा डेटा फील्ड है जिसके यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लास का ही एक एग्जाम्पल होता है, इंस्टेंस होते हैं ऑब्जेक्ट। और ये फिजिकल एंटिटी होती है, ऑब्जेक्ट जो होती है वो फिजिकल एंटिटी होती है, जैसे कि कार हो गया, पेन हो गया, चेयर एक्सेट्रा, मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, ऑब्जेक्ट के। और यहीं से हम, सिंस ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो यहाँ पे हम क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट व्हाट इज क्लास। ये दूसरा पिलर हो जाएगा ओप्स का। तो हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, राइट। अ क्लास इज अ group of, sorry for the handwriting yaar, similar object, right। यहाँ से हमें ये पता चला कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस है क्लास का, तो हम क्लास को भी तो डिफाइन कर सकते हैं, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं मूविंग टू द थर्ड पिलर, ये है इनकैप्सुलेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग, इसको डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं।
और ये उप की वो टेक्निक है जिसको हम यूज़ करके क्या करते हैं कि इंटरनल ऑब्जेक्ट की जो डिटेल्स होती है ना उसको हाइड करते हैं, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब यूज़र आता है डेवलपर के पास कि मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो, तो यूज़र को ये नहीं पता होता है कि डेवलपर ने है कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है मेरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स जो होता है हिडन होता है, राइट। सो यही टेक्निक को क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो उसे कोई भी चीज़ पता नहीं होगी कि कैसे मेरा सॉफ्टवेयर बना है, उसे बस अपना प्रोडक्ट मिल जाता है डेवलपर के पास से। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, नाउ द फोर्थ वन इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड द डेफिनेशन विल बी मेकिंग more than one form, that is polymorphism। मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म बनाने को ही पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ये हो गया जियोमेट्रिक शेप्स, जियोमेट्रिक शेप्स, राइट। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म बना दिया ना, क्लोज फिगर ही है, सारे तीनों के तीनों क्लोज फिगर है, लेकिन एक से अलग है, मतलब अलग अलग फॉर्म में है। एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में है, एक सर्कुलर के फॉर्म में है, एक स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन सारे क्लोज फिगर हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, राइट। और अगर मैं इसका मतलब एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, सपोज मैंने साइन इन और साइन आउट का कोड बनाया, ठीक है। 10 लाइन का मैंने कोड बनाया साइन इन साइन आउट का, और यही साइन इन साइन आउट का कोड मैं ले जाके एक तो एजुकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म बनाई हूँ, उस पर भी चिपका दिया जब वो एप्लीकेशन फॉर्म बना रही हूँ वहाँ पे, या फिर मान लो कोई सोशल नेटवर्किंग साइट का कोड लिख रही हूँ मैं, तो उसमें भी साइन इन साइन आउट का ये वाला जो कोड है वो पेस्ट कर दूँ। तो ये साइन इन साइन आउट जो है हर जगह काम करेगा, राइट, एज अ सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में भी। सो समझ पा रहे हो आप कि एक ही चीज़ अलग अलग फॉर्म में काम कर रही है। सो मेकिंग मोर देन वन फॉर्म इज़ नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। दो एग्जाम्पल देके मैंने समझा दिया, आई विश आपको समझ में आ गया हो। सो अब बढ़ते हैं आगे। तो उप्स का 5वां जो पिलर है वो है डेटा हाइडिंग। इसके पहले हमने पढ़ा कि इनकैप्सुलेशन को भी डेटा हाइडिंग बोलते हैं, बट हियर द टॉपिक इटसेल्फ इज़ डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं कि क्लास के अंदर जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अनवांटेड एक्सेस से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि डेटा हाइडिंग अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनके जो डेटा जो है ना वो हिडन नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स बोलते हैं। ओपन सोर्स कहने का मतलब कि उनका जो सोर्स कोड होगा वो दैट इज़ विजिबल टू एवरीवन, सबको दिखता है इनका सोर्स कोड। सोर्स कोड कहने का मतलब कि वो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर कैसे बना है, कोडिंग इसकी कैसे बनी है, दैट विल बी विजिबल टू एवरीवन। और उसको एडिट भी किया जा सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब आप डाउनलोड कर लोगे बिना पैसे में, राइट। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हम उस एप्लीकेशन में या फिर सॉफ्टवेयर में ऐड कर देते हैं, डेटा हाइडिंग वाला, तो उसका सोर्स कोड आप देख नहीं पाओगे। तो वो क्या हो जाएगा? तब वो क्लोज सोर्स हो जाएगा, तब आप उसको ना ही एडिट कर पाओगे ना ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर पाओगे। तो अब मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ आपको, कुछ एप्लीकेशंस का या सॉफ्टवेयर्स का जो कि ओपन सोर्स है, जो क्लोज सोर्स है। तो ओपन सोर्स में आ जाएगा आपका एंड्रॉयड आ जाएगा, लाइनक्स आ जाएगा, गूगल क्रोम आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। इन लोग के सोर्स कोड आप जाके गूगल पे देख सकते हो, इन्हें एडिट भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जहाँ पे डेटा हाइडिंग यूज़ हुई है टेक्निक, वो सॉफ्टवेयर्स के अब मैं नाम बताती हूँ जहाँ उनको आप एडिट ना ही फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हो गया आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने सुना है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जाके खरीदना पड़ता है, और MS पावर पॉइंट, इन्हें आप इनके सोर्स कोड को आप एडिट नहीं कर सकते, राइट। आई विश आप ये टॉपिक समझ पाए हो।
फर्स्ट टाइम है तो मैं थोड़ा थक जा रही हूँ. So moving to the next concept of OOPS, that is data abstraction. Data abstraction is displaying only the essential information and hiding the details. अगर एक लाइन में इसे समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही दिखाई जाएगी, बाकी सारी डिटेल्स को छुपा दी जाएगी. इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रियल लाइफ आपका एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कि मान लो हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम सारे थोड़ी पढ़ेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना. जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बस वो पढ़ेंगे, बाकी सारे चैप्टर्स को छोड़ देंगे. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, डिस्प्ले. सो द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ OOPS इज़ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस ये वर्ड आपने सुना भी होगा. आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि इस बच्चे की ये जो प्रॉपर्टी है वो उसकी मम्मी से इनहेरिट हुई है, ये प्रॉपर्टी जो है वो उसके पापा से इनहेरिट हुई हैं. तो पहले से जो प्रॉपर्टी है किसी में, वो चीज़ दूसरे में वही चीज़ हूबहू चली जाए उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. ठीक है, वो ट्रांसफ़र हुई है वही प्रॉपर्टी, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, अब वो दूसरे में ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं. सो द डेफिनेशन इज़ वन क्लास इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास. जैसे यहाँ पे क्लास ए है, क्लास बी है. क्लास बी ने जो है क्लास ए की प्रॉपर्टी को अडेप्ट कर लिया. सो हियर क्लास बी इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस.